Hello students, welcome in the online classes of MDU School Clive. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। कल हमने क्या है, संगठन क्या है, संगठन का क्या अर्थ है, संगठन का क्या महत्व है, इस विषय में पढ़ा था। और संगठन के प्रकार है, औपचारिक संगठन के विषय में पढ़ा था। और कल हमने अनौपचारिक संगठन के विषय में भी पढ़ा था। आज हम अनौपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। जो अनौपचारिक संगठन है, ये संगठन व्यक्तियों की सामाजिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन? अनौपचारिक संगठन सामाजिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये ऐसे संगठन नियोजन ढंग से नहीं बनते। भी क्या है, जो अनौपचारिक संगठन में योजना के आधार पर नहीं बनते, योजना नहीं बनाई जाती। किसमें? अनौपचारिक संगठन में। और अनौपचारिक संगठन में प्रबंध के स्तर पर ही संगठन पाए जाते हैं। जो प्रबंध का स्तर है वो किस पर पाया जाता है? अनौपचारिक संगठन में प्रबंध का स्तर पाया जाता है। ऐसे संगठनों का निर्माण सामाजिक समूह के रीति रिवाजों, आपसी संबंधों एवं आदतों के द्वारा होता है। मतलब क्या है, जो सामाजिक समूह है, रीति रिवाज हैं, आपसी संबंध है, ये सब किस में होते हैं? अनौपचारिक संगठन में होते हैं। यह संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग होता है, यानी आंतरिक यानी भीतर। जो अनौपचारिक संगठन का क्या है, जो पूरे अनौपचारिक संगठन के अंदर क्या है, संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग या आंतरिक हिस्सा होता है। ऐसे संगठनों की अपनी परंपराएं एवं नियम होते हैं। जो अनौपचारिक संगठन की भी अपनी परंपराएं और नियम होते हैं। इसके अंदर क्या है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो क्या है, अनौपचारिक संगठन में होते हैं। और जिनका क्या है, सामान्यतः क्या है, पालन होता है। किसमें? अनौपचारिक संगठन के अंदर पालन किया जाता है। ऐसे संगठनों में संगठन चार्ट का कोई स्थान नहीं होता। क्या है, अनौपचारिक संगठन में क्या है, चार्ट का कोई स्थान नहीं होता। जो औपचारिक संगठन है वो बिल्कुल क्या है, अनौपचारिक से औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन के विपरीत है। ये तो हमने क्या किए थे, अनौपचारिक संगठन के लक्षण। अब हम क्या है, अनौपचारिक संगठन के गुण पढ़ेंगे। यह औपचारिक संगठन की कमियों की पूर्ति करता है। कहने का अर्थ है, जो अनौपचारिक संगठन है, जो औपचारिक संगठन के द्वारा जो कमियां रह गई हैं, अनौपचारिक संगठन उन कमियों को दूर करता है। और इसकी उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा स्थिरता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो अनौपचारिक संगठन है वो क्या है, योजना बनाने और जो स्थिरपूर्वक मतलब स्थिरता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी बढ़ावा देता है। कौन? अनौपचारिक संगठन। यह कार्य समूह की संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करता है। जो अनौपचारिक संगठन है, जो ये कार्य समूह है, जो कार्य कर रहे हैं अनौपचारिक संगठन के अंदर जो सदस्य हैं, उनको क्या है, उस समूह के अंदर क्या है, संतुष्टि और स्थायित्व प्रदान करता है। कौन? अनौपचारिक संगठन। यह प्रबंधक की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। जो प्रबंध है उसकी जो योग्यताएं हैं, मतलब जो योग्यता में जो कमी है, उनकी कमियों को दूर करता है। कौन? अनौपचारिक संगठन क्या है, जो प्रबंध की योग्यताओं के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के दोष। अब हमने क्या है, अनौपचारिक संगठन के लक्षण पढ़े, अनौपचारिक संगठन के गुण। अब हम क्या है, अनौपचारिक संगठन के दोष के विषय में पढ़ेंगे। अनौपचारिक संगठन के निम्नलिखित दोष हैं।
यह प्रकृति से विद्रोही है और प्रबंध में अव्यवस्था फैलाता है। कहने का अर्थ है जो अनौपचारिक संगठन है, जो प्रबंध में क्या है, कोई व्यवस्था द्वारा प्रबंध नहीं किया जाता। इसमें क्या है, एट टाइम क्या है, जो कार्य होता है एट टाइम कार्य में प्रबंध करके उस कार्यों को पूरा किया जाता है। इसलिए क्या है, जो अनौपचारिक संगठन है वो क्या है, प्रबंध में अव्यवस्था फैलाता है। अनौपचारिक संगठन के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। जो क्या है, अनौपचारिक संगठन के अंदर जो सदस्य हैं उनको क्या है, व्यक्तिगत के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर कम हो जाती है। किसमें, अनौपचारिक संगठन में, क्योंकि समूह के निर्णय और भावना का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों कम होती है, क्योंकि जो समूह है और जो समूह निर्णय लेता है और जो उसकी भावना होती है उन पर क्या है, अत्यधिक यानी क्या है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह उत्पादकता में अधिक वृद्धि करने हेतु प्रबंध के प्रयत्नों को अप्रभावकारी बनाता है। कहने का अर्थ है भी जो उत्पादकता है उसमें ज्यादा वृद्धि यानी बढ़ोतरी करने के लिए प्रबंध के जो प्रयत्न करता है उसको क्या है, अप्रभावकारी बनाता है। कहने का अर्थ है मतलब वो प्रभावहीन हो जाता है, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो ये प्रयत्न करता है प्रबंध के, उससे क्या है, अव्यवस्था बन जाती है, इसलिए क्या है वो अप्रभावकारी बनता है। कभी कभी प्रबंध के सृजनात्मक कार्यों को भी अनौपचारिक संगठन के लोग अप्रभावकारी बनाते हैं। जब कभी कभी जब प्रबंध करते हैं, जो सृजनात्मक कार्य हैं उनको क्या है, जो अनौपचारिक संगठन है उसको भी अप्रभावकारी बनाते हैं। मतलब भी प्रभाव न पड़ना, मतलब कि क्या है, उसका अच्छे से क्या है, प्रभाव नहीं बना पाते, इसलिए क्या है वो अनौपचारिक संगठन अप्रभावकारी बनते हैं। अनौपचारिक संगठन के सदस्य झूठी अफवाहें फैलाते हैं। जो अनौपचारिक संगठन है, जो अनौपचारिक संगठन के सदस्य हैं वो क्या है, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। मतलब जो जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को क्या है वो बढ़ा चढ़ाकर उस कार्य को बताते हैं भी ऐसे ऐसे ये कार्य को पूरा किया। इसलिए क्या है, जो अनौपचारिक संगठन के सदस्य हैं झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अब हम क्या है, अब हम करेंगे संगठन के आधार औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर। जो औपचारिक संगठन है और तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है, यह जानबूझकर निर्मित किया जाता है। जो औपचारिक संगठन है यह क्या है, जानबूझकर निर्मित किया जाता है। इसके अंदर क्या है, जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या है, योजना बनाई जाती है। किसमें, औपचारिक संगठन में। और अनौपचारिक संगठन यह क्या है, यह स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। मतलब क्या है जी, ये मतलब जो कार्य हम करते हैं तुरंत उसी टाइम पर क्या है, प्रबंध करना। और क्या है, इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती अनौपचारिक संगठन में, इसलिए क्या है स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। और औपचारिक में क्या है, जानबूझकर निर्मित किया जाता है। औपचारिक संगठन में यह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है। कहने का अर्थ है जो औपचारिक संगठन में जो योजना बनाते हैं उसके कारण क्या है, जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा किया जाता है। और अनौपचारिक संगठन में यह लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय होता है। कहने का अर्थ है जो अनौपचारिक संगठन है वो समाज या व्यक्तिगत के आधार पर क्या है, उसकी सहायता करते हैं, समाज की समस्याओं को दूर करते हैं। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है। कहने का अर्थ है जो औपचारिक संगठन है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, जो अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। जो औपचारिक संगठन है यह अधिक स्थायी होता है। औपचारिक संगठन है जो अधिक स्थायी होता है और जो अनौपचारिक संगठन है वो कम स्थायी होता है। जो औपचारिक संगठन यह तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किया जाता है। जो औपचारिक संगठन है जो तकनीकी उद्देश्य है यानी जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करना, उससे पहले योजना बनाना, उसके अंदर जो कर्मचारी हैं जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करना, समय निर्धारित करना, ये सब क्या है
उद्देश्यों को पूरा करने से पहले क्या है, औपचारिक संगठन में क्या है, योजना बना ली जाती है। और अनौपचारिक संगठन में यह मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज के परिणाम स्वरूप उदय होता है। मतलब क्या है, जो अनौपचारिक संगठन में जो मनुष्य की जो सामाजिक दृष्टि से क्या है, उसके जो खोज करता है उसी का ही परिणाम स्वरूप होता है। और औपचारिक संगठन में क्या है, अधिकारों एवं कार्यों पर बल दिया जाता है। जो औपचारिक संगठन है उसके अंदर जो अधिकार हैं, भी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, और मतलब कैसे उस कार्य को पूरा करना है और किस समय की अवधि तक करना है, इन सब पर क्या है, औपचारिक संगठन में अधिकारों और कार्यों पर ज्यादा बल दिया जाता है। और अनौपचारिक संगठन में इसके अंतर्गत लोगों और उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। जो अनौपचारिक संगठन है, जो लोग हैं, उनके साथ जो संबंध है उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी बल दिया जाता है। किसमें, अनौपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। कहने का अर्थ है, जो औपचारिक संगठन है उसमें जो अधिकार है वो कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आना जो अधिकार है, जैसे उच्च अधिकारी फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। और क्या है, अनौपचारिक अधिकार ऊपर से अथवा समतल रूप से प्रवाहित होता है। इसमें तो क्या है, औपचारिक में तो क्या था, जो अधिकार है ऊपर से नीचे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मतलब कोई जैसे स्कूल कॉलेज ही लगा लो, जो स्कूल का संचालक है उसके पास अधिकार, फिर उसके नीचे जो प्रिंसिपल है, फिर जो टीचर्स हैं, पीएन हैं, ऐसे क्या है, ये अधिकार ऐसे बढ़ जाते हैं। और अनौपचारिक में क्या है, अनौपचारिक में जो अधिकार क्या है, ऊपर से अथवा मतलब क्या है, समतल रूप से बराबर रहते हैं। इसमें क्या है, ऊपर से नीचे से कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्या है, जो अधिकार हैं समतल रहते हैं। औपचारिक संगठन में यह उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो कि रेखीय स्तर से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। जो औपचारिक संगठन के अंदर क्या है, उन व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित होता है जो क्या है, वरिष्ठ, मतलब जो मुख्य, जो ऊंचे अधिकारी होते हैं। और अनौपचारिक संगठन में उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में रहते हैं। जो अनौपचारिक संगठन है, जो समूह बनाया गया है और जो समूह के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, वो क्या है, वो अनौपचारिक संगठन में होते हैं। ये हमने क्या किया, जो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बीच जो अंतर था। अब हम क्या है, संगठन के आधार पढ़ेंगे, संगठन के आधार के विषय में पढ़ेंगे। संगठन विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य को बांटने की एक रीति है। कहने का अर्थ, जो संगठन है, जो संगठन बनाया गया है, वो क्या है, विभिन्न कार्य को बांटने की एक रीति है। मतलब संगठन के अंदर क्या है, कार्य को बांटा जाता है। कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था करना जिससे कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को अच्छे से पूरा किया जा सके। कहने का अर्थ है, जो संगठन है, संगठन के अंदर क्या है, कार्यों का बंटवारा होता है और जो कर्मचारी हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना है जिससे कार्यों का अच्छे प्रकार से विभाजन हो सके और जो उनके निर्धारित उद्देश्य के साथ क्या उनका लक्ष्य है, जो कार्य करने का जो लक्ष्य है वो अच्छे से पूरा किया जा सके। इस प्रकार संगठन में किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ है, संगठन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए या लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसमें क्या है, कार्य का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। उनकी क्रियाओं में उचित समन्वय स्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ है, जो वो कार्य करते हैं उनके बीच क्या है, तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि ताकि तालमेल नहीं होगा तो आपस में क्या है, उनमें टकराव होगा और टकराव होने के कारण जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, संगठन के अंदर जो समूह है, जितने कर्मचारी हैं, उनके बीच क्या है, समन्वय यानी तालमेल होना बहुत जरूरी है।
अतः प्रश्न यह उठना स्वाभाविक है कि विभाजन किस आधार पर किया जाए। कहने का अर्थ जो संगठन के अंदर जो विभाजन करते हैं हम, जो बंटवारा करते हैं, वो किस आधार पर होना चाहिए तथा विविध क्रियाओं को किस आधार पर कार्य इकाइयों से समूहबद्ध किया जाए। कहने का अर्थ है मतलब जो कार्य कर रहे हैं हम किस आधार पर इकाइयों को समूह में किया जाए, मतलब जो इकाई है समूहबद्ध मतलब कैसे उस कार्यों को समूह के अंदर पूरा करेंगे। और इन विवादों से जुड़े समाधान की खोज करने से पूर्व ब्रिटिश हाल्डेन समिति द्वारा 1918 में दी गई रिपोर्ट पर ध्यान देना आवश्यक है। अभी कहने का अर्थ जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करने की विधि है, उसमें कैसे कार्य का विभाजन किया जाए, कैसे उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं, कैसे उनमें क्या है समन्वय स्थापित किया जाए, ये हम उससे समझ सकते हैं जो ब्रिटिश हाल्डेन समिति द्वारा 1918 में जो दी गई रिपोर्ट पर ध्यान देना जरूरी है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था विभागों के कार्य किन सिद्धांतों पर निश्चित किए जाएं तथा सौंपे जाएं। जो समिति ने क्या है जो रिपोर्ट पर जो क्या है जो ब्रिटिश हाल्डेन की जो समिति है उसमें क्या कहा गया था कि जो विभाग के कार्य हैं किन सिद्धांतों पर निश्चित किए जाएं और तथा सौंपे जाएं। और इसमें केवल 2 विकल्प दिखाई देते हैं, यानी 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला संबंधित लोगों तथा वर्गों के अनुसार वितरण, मतलब जो संबंधित है मतलब जो समूह में जो कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा वर्गों के अनुसार क्या है वितरण करना कार्य का। और दूसरा संपन्न की जाने वाली सेवाओं के अनुसार वितरण, मतलब जो दूसरा क्या है जो कार्य पूरा हो चुका है उसके द्वारा जो कार्य पूरा हो गया है उन सेवाओं के अनुसार वितरण। अरस्तु ने भी इन्हीं 2 आधारों का उल्लेख किया है, मनुष्य तथा सेवा। लेकिन लूथर बुलिक ने विभागीय संगठन के लिए 4 संभावित आधार सुझाए हैं, वो जो इस प्रकार हैं। एक क्या है उद्देश्य, कार्य या प्रयोजन, क्या है या उद्देश्य, कार्य या प्रयोजन, मतलब जो हमारा उद्देश्य है, मतलब हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है उसके लिए क्या है पहले हमें योजना बनानी, तभी क्या है हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। फिर क्या है प्रविधि या प्रक्रिया, सेवा किए जाने वाले व्यक्ति मतलब जो कार्य कर रहे हैं, स्थान या क्षेत्र। इन 4 आधारों को 4P भी कहा जाता है। किसको जो ये 4 आधार दिए गए हैं इन 4 आधारों को 4P भी कहा जाता है, क्योंकि इन चारों आधारों को अंग्रेजी में प्रारंभ अंग्रेजी वर्णमाला के P अक्षर से होता है। जो 4 आधार हैं और इनका जो आरंभ है किससे होता है अंग्रेजी के वर्णमाला के P अक्षर से होता है। यही वे 4 आधार हैं जिन्हें सामान्यतः सरकार के कार्यों को अनेक विभागों में विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है जो सरकार के कार्यों के जो अनेक विभाग हैं उनमें जो कार्य का बंटवारा किया जाता है इन्हीं को ही क्या है प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे कार्य या प्रयोजन। प्रयोजन अथवा कार्य को विभागीय संगठन के सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में जाना जाता है। जो प्रयोजन है, योजना है, कार्य है, वो क्या है जो विभागीय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में जाना जाता है। किसको? कार्य या प्रयोजन। जब किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है, कहने का अर्थ है जब कोई कार्य करना है और उस पर क्या है किसी विभाग का संगठन किया जाता है, यानी संगठन यानी समूह बनाया जाता है, तो इसे कार्यात्मक आधार पर व्यवस्थित संगठन कहा जाता है। वही मतलब क्या है, कहने का अर्थ है जब किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है, संगठन बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्यात्मक आधार के संगठन कहा जाता है। जैसे शिक्षा, प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रेल, यातायात इत्यादि विभागों का गठन कार्यों के आधार पर
किया जाता है। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, जिनका जो विभाग है, जो कार्य के आधार पर क्या है, गठन किया जाता है। शिक्षा, प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रेल, यातायात इत्यादि विभागों का गठन कार्यों के आधार पर ही किया जाता है। उद्देश्य अपने आप में एक व्यापक शब्द है, कहने का अर्थ है जो उद्देश्य है वो अपने आप में एक बड़ा रूप है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के प्रमुख विभाग उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। जो राष्ट्रीय है, जो स्थानीय सरकार के जो प्रमुख विभाग उद्देश्य किस पे, उद्देश्य के आधार पर होते हैं, क्योंकि वो पहले अपना क्या है, उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके अंदर क्या है, योजना बना लेते हैं और योजना बनाकर उस कार्य को पूरा करते हैं। निजी प्रशासन की बड़ी बड़ी इकाइयों में भी प्रमुख विभाग उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। कहने का अर्थ है जो निजी प्रशासन की जो बड़ी बड़ी इकाइयां यानी बड़े बड़े विभाग हैं, उसके अंदर भी क्या है, जो प्रमुख विभाग हैं उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। मतलब क्या, सबसे पहले अपना उद्देश्य बनाते हैं और उद्देश्य के आधार पर ही विभाग संगठन बनाने का अभिप्राय होता है कि वे सारे लोग जो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, मतलब जो संगठन बनाते हैं, संगठन के अंदर जो समूह है, कर्मचारी है, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी मिलकर क्या है, कार्य को करते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो आगे जो संगठन के आधार हैं, कल हम इसको क्या है, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें सुरक्षित।